हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांशु पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुमित चौधरी में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतर गति से कर रहे होंगे। तो जो हम लोगों की क्लासेस चल रही है इस टाइम पीवाईक्यू को लेकर के, जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसी क्रम में हिंदी और संस्कृत की क्लासेस आपकी कंटिन्यू कराई जा रही हैं, जितने भी पीवाईक्यू 2016 से लेकर के अभी तक हुए हैं। तो उसी क्रम में आज आपकी सामाजिक अध्ययन की पहली क्लास रहेगी और 2016 से अब तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं सारे पेपर्स आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय, सभी प्रकार के प्रश्न आपको हम सॉल्व कराएंगे और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताएंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऐप जो है वो बनकर तैयार हो चुका है सुमित चौधरी के नाम से। ये आपका उसमें लोगो रहेगा सुमित चौधरी। प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन करने का उसका क्या तरीका है, प्ले स्टोर से हम उसको लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखाई देगा ये सुमित चौधरी, वेलकम टू सुमित चौधरी। लॉगिन कर सकते हैं, अलग अलग मेथड हैं लॉगिन करने के। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP आएगा। OTP लॉगिन करने के बाद में हमारा ऐप इस तरीके से कुछ आपके सामने खुल जाएगा। इस ऐप में मिलेगा क्या क्या, सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं। तो जितनी भी अभी तक सीटेट की क्लासेस इस चैनल के माध्यम से कराई गई हैं, आपकी सभी सीटेट की क्लासेस मिलेंगी। डीलेट की जितनी भी चैप्टर वाइज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। दूसरी बात, सीटेट का मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। डीलेट के जितने भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। तो इस जो आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको सुविधा ये प्रोवाइड कराई गई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएँ और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और लॉगिन करें। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा 2016 का प्रश्न पत्र रहेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि सभी तरीके के आपको प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। ठीक है, तो आपने पहला ही क्वेश्चन देखा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में आप 15 नंबर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 के 15 भी आप सही कर सकते हैं। जो अति लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं वो भी 15 के 15 आप सही कर सकते हैं। तो 30 नंबर आपके सॉलिड नंबर रहेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया। थोड़ा सा ध्यान देने का मतलब ये रहा कि आप अगर PYQ को सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी हम मॉक टेस्ट आपको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जितने भी MCQ पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा MCQ और अति लघु उत्तरीय की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है ना। वेद हमारे कितने हैं टोटल, वेद हमारे कितने हैं, वेद हमारे टोटल कितने हैं, 4 हमारे वेद हैं। और कह रहा है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, तो गद्य और पद्य में कौन सा वेद रचित है। पहला हमारा इसमें है ऋग्वेद, फिर है दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगर इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें हमारा उत्तर कौन सा है, गद्य और पद्य हमारा दोनों में जो रचित वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। दूसरी बात, इसमें ऋग्वेद में वैदिक धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। सामवेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, सामवेद में गायन प्रतिभा का, गायन से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया। अथर्ववेद हमारा सबसे नया वेद है और इसमें क्या किया गया है, जादू टोना ज्योतिष से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर, सही आंसर क्या रहेगा, यजुर्वेद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कि अपने देश का आदर्श वाक्य है ना, आदर्श जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य, ध्येय वाक्य हमारा है कौन सा, अपने देश का जो अपना ध्येय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य है कौन सा, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया है, कौन सा, आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा है, कौन है आदर्श राष्ट्रीय वाक्य, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ठीक, महात्मा बुद्ध ने जब अपने गृह का त्याग किया था, जब अपने गृह को उन्होंने छोड़ा था, तो उस घटना को क्या कहा गया। ठीक है, तो उस घटना को क्या कहा गया,
क्या कहा गया? तो सबसे पहले आंसर आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है घर को छोड़ना। तो इन्होंने जो घर का त्याग किया था उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण उसको कहा गया। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहा गया था? जब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया गया था, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, उसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण क्या होता है? महापरिनिर्वाण मतलब शरीर का त्याग। ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब शरीर का त्याग। क्या रहा है? शरीर का त्याग। ठीक है। ठीक है। अपरिग्रह का मतलब चोरी ना करना। धर्मचक्र प्रवर्तन में इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। स्यादात किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ना, स्यादात किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादात जो हमारा है वो जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। किस धर्म के? जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार हमारा क्या है? स्यादात है। ठीक है। स्यादात। आगे चलते हैं हम लोग। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर कौन? श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? और आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं कि जो भी ये हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे सीधा सीधा बोल दिया कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, एक नंबर में लिख के, तो हमें लिखना पड़ेगा कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। जो हमारा श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म दो भागों में बांटा गया, दो संप्रदायों में बट गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के लोग कैसे कपड़े पहनते थे? जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत कपड़े मतलब सफेद वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो पूरी तरीके से नग्न रहते थे। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है ना? कौन सा साहित्य धर्मेत्तर? कैसा साहित्य? धर्मेत्तर साहित्य हमारा कौन सा है? ठीक है। धर्मेत्तर साहित्य। तो महाभारत हमारा क्या धर्मेत्तर साहित्य है? नहीं है। रामायण भी हमारा धर्मेत्तर साहित्य है? नहीं है। जातक कथा हमारा क्या धर्मेत्तर साहित्य है? नहीं। इसका उत्तर होगा हमारा राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो राज तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। किसने की थी? राज तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी, है ना। इसमें क्या है? कश्मीर की वर्तमान दशा का वर्णन किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, है ना, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति, है ना, कौन सी? कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो हमको कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से हमको कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं हम लोग। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। कहाँ पर? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी हमारी प्रधान देशांतर पर होती है। कहाँ होती है? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। कह रहा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड का क्या? खगोलीय पिंड, है ना। कहाँ? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उत्तर हमारा इसका रहेगा ग्रह। ठीक है। क्या रहेगा? ग्रह। फिर कह रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है ना। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य से सबसे हमारा दूर जो स्थित ग्रह है वो रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नेपच्यून। क्या रहेगा? नेपच्यून हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा? नेपच्यून रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर दिन या रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, या फिर पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, है ना।
तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं उसका मेन जो हमारा कारण रहता है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, क्या रहता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर संख्या 12। क्या? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, है ना, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? ठीक है, जो हमारा ग्लोब होता है, हमने देखा होगा जो हमारे ग्लोब में जो हमारा ग्लोब होता है, जो हमारा ये ग्लोब होता है ना, उसमें यहाँ से जो 20 से एक रेखा निकलती है, कहाँ से? 20 से एक रेखा निकलती है, तो ये हमारी क्या होती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसी को क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो कहाँ हो जाएगी? 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस रेखा से? विषुवत रेखा। फिर आता है प्रश्न संख्या हमारी क्या आती है? 14। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, है ना। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के सदस्य, उनका टाइम पीरियड क्या होता है? कितने वर्षों के लिए वो लोग चुने जाते हैं? तो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम पंचायत सदस्य उसके सदस्य होते हैं। तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो सीधी सी बात, पंचायत में अगर चुनाव की बात करेंगे, कहीं भी चुनाव की बात करेंगे, केवल राज्यसभा हमारा 6 साल के लिए रहता है अगर अपर में चले जाएंगे। विधान परिषद जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। बाकी सब का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा बहुविकल्पी का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये 15 नंबर के जो भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, आप लोग बताना कि आपके कितने कितने इसमें से सही हुए। ठीक है, ईमानदारी से बताना कि आपको कितने इसमें से आंसर आते थे। ठीक है, जिन लोगों के 15 में से 14 तक सही है उनका तो खैर ठीक है, आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों के 15 से 10 या 12 सही हो रहे हैं उनको भी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर अब आते हैं हमारे अतुलघुत्तरीय प्रश्न, है ना। अतुलघुत्तरीय प्रश्न, इसमें प्रश्न कितना भी आसान हो, भले ही एक वर्ड का हो, पर आपको क्या लिख करके बताना रहेगा। ठीक है, प्रश्न कितना भी आसान हो, लेकिन जैसे भी यहाँ पे पुराना प्रश्न था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दें तो इतना पर्याप्त रहेगा, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर 1 नंबर पूरा लेना है तो उस आंसर को एक लाइन में लिखना होगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में, कहाँ से? जो भी लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने क्या करके विषय में क्या घोषणा की है ना। जो लुम्बिनी से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो उसमें अशोक ने क्या घोषणा की थी, तो बताया गया क्या उसमें हम लिखेंगे कि अभिलेख में यह उल्लेख है। डायरेक्ट हम अपनी भाषा, अगर इसको हम आंसर हमें आता है और अपनी भाषा में आसान भाषा में लिखना चाह रहे हैं तो आसान भाषा में लिख सकते हैं। बशर्ते क्या है कि आंसर उसका सही होना चाहिए। सही होने का मतलब ये प्रश्न जो पूछ रहा है आपको वही लिखना है। ठीक है, तो अभिलेख में यह भी उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे। क्या? लुम्बिनी गांव के क्या कर दिए थे? धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा माफ कर दिया, है ना। क्या किया था उसने? धार्मिक कर माफ कर दिया था और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा माफ कर दिया था। तो सीधी सी बात हम लिख देंगे, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के बारे में यह घोषणा की, अशोक ने धार्मिक कर माफ कर दिया और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा माफ कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर संख्या 17 हमारी, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। अब ये देखना, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर वहाँ पे इतना लिख देते हैं 2 विदेशी यात्रियों के नाम, ऐसे हेडिंग डालेंगे छोटी सी, 2 विदेशी यात्रियों के नाम, पहला हेनसांग, दूसरा अल्बरूनी, है ना। दूसरा, पहला हेनसांग हमने डाल दिया, नंबर 1 हेनसांग कहाँ से आया था, ऑप्शन में ब्रैकेट में लिख देंगे, और अल्बरूनी। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख दिया, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप भी डिस्क्राइब करके वहाँ पे लिख सकते हैं। कह रहा है 630 से 645 तक। दूसरी बात है क्या कह रहा है, चीन का एक और बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था।
अलबरूनी क्या था, इसका नाम पूरा था अबू रहमान महमूद, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, महमूद गजनी के साथ, महमूद गजनवी के साथ में क्या अलबरूनी ने भारत का दौरा किया था, वह एक फारसी विद्वान था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक और देखो पूछा जा सकता है, ठीक है। अलबरूनी किस भाषा का विद्वान था, तो वो फारसी भाषा का विद्वान था। फिर आता है पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखिए, है ना। कितने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो पाषाण युग को निम्न भागों में बांटा गया, किसको, पाषाण युग, है ना। किसको, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो देख लेंगे। कह रहे पाषाण युग को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 मध्य नवपाषाण काल, है ना। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 3 भागों में उसको बांटा गया है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है। तो ईसा पूर्व का क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व समय को ईसा पूर्व लिखते हैं। ये भी एक लाइन का, ये भी आंसर सही है। या ईसा पूर्व क्या है, या ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है, बस इतना, बस आंसर हमारा इतना ही है, इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कहने का यह अर्थ यह है कि ईसा के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है ना, क्या ईसा के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी की गिनती ईसा पूर्व में, उन सभी की गिनती ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। ईसा के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको ईसा पूर्व में लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम, है ना, कौन कौन सी हैं, लिख देंगे। सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सरस्वती, है ना। ये 7 नदियां, इसीलिए इन्हें सप्त सैंधव भी कहा जाता है। इन 7 नदियों के समूह को सप्त सैंधव कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे 16 महाजनपदों में कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। देखो हमारे टोटल महाजनपद कितने थे, 16 थे। ये भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है ऑब्जेक्टिव में। 1 नंबर में पूछा जा सकता है लिखने के लिए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो हम लिखेंगे महाजनपदों की संख्या 16 थी। उसमें से कह रहा है कि 4 प्रमुख, कौन कौन से 4 प्रमुख बताना है ना। मगध, कौन, मगध, वत्स, कौशल, अवंती, है ना। ये 4 प्रमुख महाजनपद, तो ये लिख देंगे 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद कौन कौन से, मगध, वत्स, कौशल और अवंती, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, बिल्कुल, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा, है ना, कई छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ना। क्या तारों, ग्रह, उपग्रहों को छोड़ करके कई सारे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के आसपास क्या करते हैं, सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं या सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, है ना। कह कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पाए कहाँ जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं ना। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे, तारा किसे कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, तारा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, है ना। ये कैसे बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा क्या होती है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ना, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, है ना, इसको इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए, ठीक है। तो जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं या हम आपको बाद में एक साथ करा देंगे, चंद्र ग्रहण की स्थिति और सूर्य ग्रहण की स्थिति, ठीक है। मकर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, मकर रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। सारी रेखाएं एक एक नंबर में कोई एक रेखा इसमें से पूछी जा सकती है। तो क्या कह रहा, मकर रेखा किसे कहते हैं, तो मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के कहाँ, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड, है ना, 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड
दक्षिण अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, वो कौन सी रेखा होती है हमारी, वो मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, वो मकर रेखा होती है। आगे चलते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, है ना, अंतर 0 डिग्री रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। कह रहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच, कहाँ से, प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बस 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 26 नंबर कंप्लीट हो गए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, है ना, किसके, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, लिख डालो सब, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। एक तरफ से शुरू करो, अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है, लेकिन है क्या, पड़ोसी देश हमारा अफगानिस्तान भी हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, भूटान भी है, चीन है, मालदीव, म्यांमार, नेपाल। तो मालदीव, म्यांमार हमारा कैसे समुद्री सीमा साझा करते हैं, ये पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। हो सकता है इसमें संख्या पूछ दे, तो इसमें देख लेंगे ग्लोब पे हम, है ना, वर्ल्ड मैप में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये हमारा कहाँ पे इंडिया है, ये देखो हमारा भारत दिखाई दे रहा है, ये भारत हमारा है ना, यही तो है इंडिया। ये यहाँ पे श्रीलंका है, पाकिस्तान है ना, चाइना इधर है, बांग्लादेश है, दिखाई दे रहा है आप सबको। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं, क्या है, कह रहा है भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं, ठीक है, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कौन सा, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा कौन सा, अरब सागर में हमारा, वो कौन सा है, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। आगे हमारे राष्ट्रध्वज का ऊपर से नीचे रंगों का क्रम क्या रहता है, और या फिर हमारे लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रध्वज का ऊपर से नीचे का रंगों का क्रम क्या रहेगा। तो हमारे राष्ट्रध्वज में ऊपर सबसे कौन सा रहेगा, केसरिया रंग हमारा सबसे ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, केसरिया रंग हमारा सबसे ऊपर रहता है, सफ़ेद रंग हमारा बीच में रहता है, और हरा रंग हमारा सबसे नीचे रहता है, ठीक है। तो तिरंगे में हमारा सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, केसरिया हमारा सबसे ऊपर रहता है। केसरिया के नीचे हमारा कौन सा रहता है, सफ़ेद रंग बीच में रहता है, और सबसे नीचे हमारा हरा रंग रहता है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बिल्कुल देखो हर गांव में ग्राम शिक्षा समिति होती है, जिस समिति की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहती है। जो गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति की रहती है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष रहता है, पहली बात तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रमुख कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। देखो ऐसे भी तो लिख सकते थे इसमें, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, नीचे उत्तर में डाल के लिख सकते थे प्रधान, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डाला उत्तर, है ना, क्या लिख सकते थे, प्रधान लिख सकते थे, प्रधान लिख सकते थे, लेकिन ये गलत है। क्या लिखेंगे, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, ठीक है। तो ये हमारे 30 जो क्वेश्चन हो गए, 15 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हमारे 1 नंबर के हो गए, 15 यहाँ पे जो अतिलघु उत्तरीय आपके थे वो 1 नंबर के हो गए, 30 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। दूसरी चीज़ आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो यहाँ पे जितने भी 50 नंबर के पेपर रहते हैं उसका पासिंग मार्क जानते हो कितना रहता है, 25। इसका मतलब जानते हो 50% क्या रहेगा, पासिंग जो आपका रहेगा वो कितना रहेगा, 50% रहेगा, ठीक है। तो पासिंग आपका रहेगा कितना रहता है, 50% रहता है। जो 25 नंबर के आपके पेपर रहेंगे उसका पासिंग कितना नंबर रहेगा, उसका 12 नंबर रहेगा, ठीक है। बाकी हर चीज़ में पासिंग मार्क कितना रहता है, 33% रहता है, लेकिन डीएलएड में पासिंग का जो मार्क्स रहता है वो 50% रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में इनकी चर्चा कर लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की कह रहे हैं इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। तो हमने आपको पहले ही बताया था, पहली जो हमारी क्लास थी इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत जो भी थे वही हमारे क्या है, इतिहास जानने के साधन है। तो कह रहे हैं इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। तो
तो इतिहास जानने के साधनों का वर्णन क्या है कि इतिहास जानने के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद देते हैं। ये साधन उस काल के औजार क्या हो सकते हैं? उस काल के औजार, जीवाश्म, पाल, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, है ना, अभिलेख, अभिलेख में शिलालेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण तथा तत्कालीन साहित्य आदि, है ना, उस समय के लिखे गए जो भी साहित्यिक स्रोत हैं वो इतिहास को जानने में मदद करते हैं। इन साधनों को इतिहास जानने का स्रोत कहते हैं, है ना। तो जो भी हमें इतिहास में जैसे आभूषण है, भोजपत्र है, अभिलेख है, चित्र है, सिक्के हैं, तत्कालीन जो भी साहित्यिक स्रोत हमें मिले उन सबसे क्या है? इतिहास जानने के इतिहास जानने के साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा पुरापाषाण काल, कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल लीन पत्थर के औजारों की क्या विशेषताएं थी, है ना। तो पुरापाषाण काल के पत्थरों की क्या विशेषताएं थी? नॉर्मल जैसे पत्थर नुकीले टाइप के होते थे, उनको उससे वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। फिर क्या आया? मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? थोड़ा सा नुकीले, थोड़ा सा जो था वो मॉडिफाई कर लिया, उनको थोड़ा सा उसमें धार वार बना ली। नवपाषाण काल में औजार उनके बहुत ही अच्छे होते थे, उसमें लकड़ी का डंडा वंडा भी लगा लिया। पहले के औजार थे फेंक के मारते थे, नवपाषाण काल में जो औजार उन्हें बनाए तो वो हाथ में पकड़ के भी मार सकते थे। ठीक है, कह रहा पुरापाषाण काल के प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। इस काल में मानव को औजारों का निर्माण कर उनका प्रयोग किया शिकार के लिए किया गया, है ना। जो नॉर्मली जो नेचर में जो भी पत्थर मिलते थे उनका वो लोग प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में क्या किया? मानव ने अपने शिकार करने के औजार अधिक उन्नत, है ना, थोड़ा सा उनको क्या कर लिया? मॉडिफाई कर लिया, परिष्कृत बना दिए थे, है ना। इस समय पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धातु, लकड़ी के औजारों का भी निर्माण शुरू हो गया था। नवपाषाण काल की बात करें, इसमें क्या किया था? इसमें नई तकनीक से, है ना, इस मानव ने नई तकनीक से औजारों का विकास किया, जिन्हें घिसकर, है ना, उनको घिस करके धारदार बना लेते थे और नुकीले बना लेते थे। पालिश करके चमकदार बना दिया गया। औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के फलक उतारे जाते थे। कैसे? औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के फलक उतारे जाते थे। ठीक है, तो तीनों समय के आपको औजारों का वर्णन करना है। 33 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में 3-3 पंक्तियां लिखिए ना। सिंधु घाटी की आर्थिक सभ्यता कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और नगरीय व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी व्यवस्था थी? पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या है? कृषि में क्या करें? खेती में लोग क्या करते थे? गेहूं की, मटर, जौ, कपास आदि की खेती की जाती थी। पशुपालन में क्या करते थे वो लोग? बैल को, ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। बिजनेस क्या था उनका? अस्त्र शस्त्र, है ना, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई एवं शिल्प संबंधी व्यवसाय, है ना, प्रचलन में थे। सिंधवासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे, ये लोग भी विदेशों से व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? कैसी? सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना करते थे। वृक्ष मतलब गाय की पूजा करते थे, है ना, वृक्ष में वृक्षों की पूजा करते थे। लिंग एवं यौन की उपासना भी ये लोग करते थे। फिर कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था कैसी थी? है ना, कैसी? नगरीय व्यवस्था कैसी थी? कह रहा भवन निर्माण क्या था? सड़कों एवं गलियों को दोनों ओर भवनों को निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा निर्माण। कैसे? एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। सार्वजनिक स्नानागार हुआ करता था। उत्खनन के मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 33 नंबर तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा है? कह रहा त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है? कौन सा? त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है या किनसे संबंधित है? वर्णन कीजिए। तो 3 रत्न हमारे कौन कौन से थे? है ना, जैन धर्म के 3 रत्न हमारे कौन कौन से? जैन धर्म के, है ना, उसमें ऊपर दिया नहीं था। जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? अष्टांगिक मार्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कह रहा दुख से मुक्ति के 8 उपायों को बुद्ध ने अष्टांगिक कहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी,
सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। और बौद्ध धर्म के अगर 3 जो हमारे रत्न थे वो कौन थे? बौद्ध धम्म संघ। ठीक है। सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक संकल्प का मतलब था हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग करना। सम्यक वाणी का मतलब था अर्थात सच बोलना। ठीक है। और सम्यक वर्मात अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना। सम्यक आजीविका का मतलब हुआ प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से आजीविका चलाना। सम्यक व्यायाम का मतलब शुद्ध विचार ग्रहण करना। और क्या था? सम्यक स्मृति, है ना, मन वचन एवं कार्य की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत करना। सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? मानचित्र क्या है ना? क्या है मानचित्र? क्या है मानचित्र? से पहली बात दिशाओं का ज्ञान होता है, किसी भी स्थान की जो सटीक जानकारी होती है उसका ज्ञान रहता है, कहाँ पर वो स्थित है इसका ज्ञान रहता है। तो क्या 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 बताया मानचित्र में? मानचित्र किसी चौरस सतह पर निश्चित मान या पैमाने के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का परंपरागत चिन्हों द्वारा निरूपण है। क्या? संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का परंपरागत चिन्हों के द्वारा निरूपण। चिन्हों के द्वारा क्या करते हैं? उसका निरूपण करते हैं। नदियों को उसमें दिखाते हैं, पहाड़ी इलाकों को दिखाते हैं, रेल मार्ग को दिखाते हैं, वायु मार्ग को दिखाते हैं, समुद्र को बीच में दिखाते हैं। ठीक है। तो मानचित्र का क्या उपयोग किया जाता है? मानचित्र का उपयोग कौन कौन सा है? मानचित्र का भूगोल एक यंत्र है या मार्ग निर्देशक। किसका काम करता है? मार्ग निर्देशक का कार्य करता है। देश को दिखाता है, प्रांत, तहसील, विकासखंड आदि की सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्रों द्वारा होता है। यात्रा संबंधी मानचित्र द्वारा यात्रियों तथा नाविकों को महासागर पार कराने का सही ज्ञान होता है। ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता ही है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या क्या अंतर है? तो अक्षांश और देशांतर रेखा में क्या क्या अंतर है? अक्षांश का तात्पर्य भौगोलिक निर्देशांक से है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में एक बिंदु की दूरी निर्धारित करता है। दूसरा देशांतर क्या है? देशांतर, यहाँ से देशांतर अलग है। देशांतर भौगोलिक निर्देशांक है की ओर संकेत करता है, जो प्राइम मेरिडियन के पूर्व पश्चिम में एक पिंड की दूरी की पहचान कराता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? वर्णन कीजिए। 2 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन है ना? तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ना? श्रेणियों का नाम और उसके हिमालय से होने वाले लाभ। तो हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है। हिमालय से होने वाले लाभ क्या है? कह रहा हिमालय से होने वाले क्या क्या लाभ हैं? हिमालय एक महान जलवायु बाधा है। वे हमारे देश का मध्य एशिया की ओटे ठंडी और सूखी हवाओं से बचाते हैं। ठीक है। यह हिंद महासागर की बारिश से भारी मानसून की हवाओं को उत्तरी देशों तक पहुंचने से रोकता है। उत्तरी भारत में भारी बारिश का कारण बनता है। ये क्या है? ये हमारे हिमालय से होने वाले लाभ हैं। 2 नंबर यहाँ से आपके कंफर्म। कह रहा हूँ ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत का चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है? ये हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है ना? त्रिस्तरीय का मतलब एक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सबसे छोटा ग्राम पंचायत। जिला पंचायत का मुखिया कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। क्षेत्र पंचायत का मुखिया कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो अगर ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के नागरिकों के द्वारा ही मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है। गांव के जितने भी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, और मतदाता सूची में नाम शामिल होने के लिए, है ना, उसकी वयस्क की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है उनको क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत सदस्यों का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से एक सदस्य
क्या कहता है, एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ठीक है, ग्राम प्रधान अगर नहीं है तो ग्राम प्रधान की जगह कौन काम करेगा, उप जो प्रधान होगा वो तब तक उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा, है ना। ग्राम प्रधान उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल, या गांव की जनता ही सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता की प्रतिनिधि कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से कार्य नहीं करता है तो वह पंचायत समिति से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए, है ना। तो यातायात साधनों की अधिकता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता का कारण जो सबसे मेन कारण है वो जनसंख्या रहेगा, है ना। तो उत्तर में ये आपकी यही लिखा भी है, सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता, क्या, सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता जनसंख्या की वृद्धि के कारण है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के कारण यातायात के साधन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं एक ही मार्ग पर अत्यधिक भीड़भाड़ और जाम के कारण होती है, और यातायात के नियमों की जानकारी के अभाव में भी सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका 2016 का जो भी प्रीवियस पेपर था वो पूरा सॉल्व करा दिया गया था। आपने देख लिया होगा कि इसी टाइप के आपके एमसीक्यू प्रश्न और इसी टाइप के आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसी प्रकार के आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो एक बार फिर से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। सीरीज जो भी मॉडल में जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, उनका भी पूरा आपको रिवीजन कराया जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर और पूरा वो जो भी सीरीज है उसका रिवीजन कराने के बाद में जो थर्ड सेमेस्टर है उसका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, उसके भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे सुमित चौधरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के सुमित चौधरी ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे आपको जितनी भी हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहेंगी। फ्री आप मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सीटेट का फ्री मॉक टेस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।